जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं भाई आप लोग? रोहित शर्मा जी, शैलेंद्र यादव जी, आशीष पटेल जी, शैलेंद्र बाबू, ऋषभ कुमार जी, सारे बच्चों को जोड़िए भाई। मिस्टर विकास कुमार जी, अजीत पटेल जी, रितेश बाबू, जय श्री राम, विकास जी। देखिए आप लोगों को पता है इस बार नेवी एसएसआर में वैकेंसी बहुत बम्पर आई हुई है, तो इस बार आप लोग मौका गंवाइए मत किसी कीमत पर। और मौका ना आपके हाथ से जाए तो आपको करना क्या है कि बस आप जो यहाँ से मॉडल पेपर्स जा रहे हैं एवरी सब्जेक्ट के, उनको बेटा सबको आपको लगाना है, सबको वॉच करना है बिगिनिंग टू एंड। वो चाहे इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, सारे सब्जेक्ट शुरू से अंत तक देखिएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। वैकेंसी एकदम बम्पर आई हुई है, तो इस बार आपको 100% एक वर्दी लेनी है, जान लीजिए। ठीक है, तो बस करना कुछ नहीं है, बस लाइव क्लास आपके साथ आपके लिए हम लोग लेकर आ रहे हैं, लाइव मॉडल पेपर्स एवरी सब्जेक्ट का, और वैसे भी आपके लिए मॉडल पेपर जा रहे हैं। तो भाई कैसे क्वेश्चन आते हैं आपके ऑनलाइन में, कैसे ऑफलाइन में, इस बार जो कंडक्ट हुआ था कैसे क्वेश्चन आते हैं, सब आपको इन डिटेल बताया जाएगा। बस थोड़ा संख्या आप लोग बढ़ाएं, एक बार संख्या जो है आप लोग एक बार बढ़ा दीजिए। आशीष पटेल जी, संख्या एक बार बढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। मिर्जा साहिल जी, संख्या अगर आप लोग एक बार बढ़ाएंगे थोड़ा सा मुझे खुशी होगी। कि देखिए नेवी एसएसआर जो कि आपका 8 जुलाई को एग्ज़ामिनेशन कंडक्ट होने जा रहा है, सेकेंड इनटेक है आपका 2023 का, तो इसी के लिए इंग्लिश का मॉडल पेपर मैं यानी कि आज़ाद सर आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत शानदार क्वेश्चंस हैं, शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद क्वेश्चंस हैं। स्कोर आप अगर आपको बहुत अच्छे स्कोर करने हैं तो आप शुरू से अंत तक वीडियो को वॉच करें, और एक बार नहीं हो सके तो आप 1, 2, 3 बार देखें इसको, बहुत बेनिफिट आपको मिलने वाला है। चलिए भाई आप लोग बच्चों को थोड़ा सा जोड़ने की कोशिश करें। आगे देखें भाई, MKC लर्निंग ऐप, इसको डाउनलोड करना भूलें मत। आपके लिए जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई यहाँ पर ऑफलाइन और ऑनलाइन, तो ऑनलाइन का जो आपका MKC लर्निंग ऐप है, इतने फीचर्स मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। लाइव लेक्चर्स की फैसिलिटी, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, अगर आप एब्सेंट हो गए हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है। डेली प्रैक्टिस सेशन, डाउट काउंटर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की गई है। यूनिट टेस्ट होता है, मॉक टेस्ट होता है एवरी सैटरडे को। ऑनलाइन स्पीड टेस्ट कंडक्ट कराया जाता है। नोट्स आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड किया जाता है। एक्सपर्ट फैकल्टीज आपको पढ़ाती हैं। इंटरेक्टिव सेशन आपका होता है मौर्य सर जी के साथ में, कभी कभी हमारे आदरणीय डायरेक्टर साहब के साथ में, और ओपन सेशन भी कभी कभी आपका कराया जाता है कि जो भी आपके ग्रीवेंसेज हैं उसको आप बताएं डायरेक्ट, उसको हम लोग सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। चलिए भाई हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड अखिलेश बाबू आ जाएगा, उसके लिए परेशान ना हूँ। आप केवल तैयारी करो बेटा ना, एडमिट कार्ड तो आएगा ही, आज नहीं तो कल, उसके लिए परेशान ना हूँ। आप जो रिमेनिंग आपके 4-5 डेज़ हैं, 4-5 दिन बचे हैं, उसमें जितना आप ताकत लगा सकते हो हम लोगों के साथ में मिलकर लगाओ बेटा। चलो, ये मैं लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत शानदार मॉडल पेपर के कैसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं आपके यहाँ, इसको देख लो बढ़िया से। हाँ भाई थोड़ा संख्या बढ़ाओ यार, संख्या 100 के ऊपर करो आप लोग, संख्या कम रहती है तो मज़ा नहीं आता भाई। पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, डायरेक्शन चूज द वर्ड विच इज़ मोस्ट नियरली। ये देखो भाई, हमेशा ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देखना भाई कि मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग। सेम का मतलब हो गया साइनो, सेम मतलब साइनो, सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया होगा और इसका चारों में से जो सिमिलर मीनिंग कन्वे कर रहा होगा जो वर्ड, उसी को आपको फाइंड आउट करना है, मतलब सिनोनिम आपको फाइंड आउट करना है। चलो भाई बताओ, जल्दी से आंसर बताएं आप लोग। प्लेसिड लिखा गया, प्लेसिड का सिनोनिम चारों में से कौन सा होगा आप बताएं पहले। गिव द आंसर प्लीज़, तेजी से आंसर दें आप लोग। प्रियांशु जी हमारे आ गए हैं, विकास जी आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, आशीष पटेल जी हैं, लेकिन थोड़ा संख्या को और इंक्रीज करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लेसिड का मतलब होता है शांत, शांत होता है इसका मतलब शांत। अब शांत के लिए आपको सिमिलर वर्ड फाइंड आउट करना है।
एग्जामिनेशन में पूछा गया वर्ड है, बार बार पूछा जाता है, मैं कई एग्जामिनेशन में देख चुका हूँ इसको। तो भैया शांत के लिए वर्ड इसमें देखिएगा, काम का मतलब भी शांत होता है, शांत होता है, ठीक। पूछा गया सीरीन मतलब होता है SEREN, सीरीन शांत होता है आपका। तो चलो भाई आपका प्लेसिड का आंसर हो गया ऑप्शन ए। बहुत सारे बच्चे हमारा आंसर एकदम सही दे रहे हैं। एडमिट कार्ड का अभी रोहन जी आ गए भैया, बहुत बढ़िया। रोहन जी थोड़ा संख्या बढ़ाओ, थोड़ा शेयर करो। तो अब देखो प्लेसिड का साइनो बन गया काम, दोनों की मीनिंग होती है शांत, और सीरीन का मतलब भी होता है शांत। अब रिमेनिंग जो आपके 3 ऑप्शंस हैं B, C और D, अब ध्यान दीजिएगा, तीनों का मतलब होता है भैया घमंडी। क्या होता है? घमंडी, हार्टी, कंसीटेड और एरोगेंट। एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया है। और एक वर्ड है प्राउड भी है आपका, PROUD, प्राउड। प्राउड हो गया, हार्टी हो गया, कंसीटेड हो गया, एरोगेंट, चारों के मीनिंग होता है घमंडी। चारों एक दूसरे तीसरे के साइनो बन गए आपके, ये चारों आपस में साइनो, और इसका ये तीनों प्लेसिड, काम और सीरीन आपके साइनो बन गए। नेक्स्ट भाई संख्या देखो 100 के ऊपर जानी चाहिए। आजाद सर के आने का मतलब संख्या एटलीस्ट 100 प्लस तो हो ही। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखिए भाई, अगला क्वेश्चन, जैसा कि आपको इसमें डायरेक्शन जरूर पढ़ना है। डायरेक्शन में वो एंटोनिम पूछ रहा है कि सिनोनिम पूछ रहा है, ये क्लियर करना है आपको। डायरेक्शन में क्या, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द अपोजिट। अपोजिट होता है भैया एंटो, एंटोनिम पूछ रहा है यहाँ पे, एंटो पूछ रहा है। अब यहाँ पर वर्ड दिया गया है आपको डिलीजेंट, तो डिलीजेंट का मतलब आपको जानना है। परिश्रमी होता है हिंदी में, परिश्रमी, परिश्रमी होता है आपका। तो भैया परिश्रमी तो हो गया आपका, ये पॉजिटिव वर्ड है, और इसका अपोजिट क्या होगा, यानी आलसी, सुस्त। तो अब इसका देखो फाइंड आउट करो आप लोग आंसर बताएं। पहले आप लोग आंसर बताएं, आप लोग आंसर बताएं तुरंत। सर आप हमारे फेवरेट हैं, बिल्कुल मैं आपका फेवरेट हूं, तो आप सब हमारे फेवरेट हैं। और इस बार एकदम धमाल बचाना, देखो मॉडल पेपर बहुत सारे लेकर आना है, ठीक है। और इस बार आपको सेलेक्ट कराना, वैकेंसी बहुत ढेर सारी वैकेंसी है, और आप सबका उसमें सबका जो फॉर्म फिलअप किए हैं, जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं या देने वाले हैं, सबको इस बार वर्दी लेकर आना है। खुद से कसम खा लीजिए कि दिन रात एक कर देंगे, सोना नहीं है। अब जो भी दिन बचा हुआ है, अचानक डेट आ गई, जो भी दिन बचा हुआ है उसमें बिल्कुल लापरवाही नहीं करना है। तो आपको परिश्रमी बनना है, आपको क्या नहीं बनना है, इसका अपोजिट। तो भैया देखो इंडस्ट्रियस हो गया, लेबोरियस हो गया, हार्ड वर्किंग, भैया ये तो तीनों का सेम मीनिंग है, तीनों तो हो गए आपके परिश्रमी। तो भैया परिश्रमी ये तो हो गया आपका साइनो बन गया, यानी कि डिलीजेंट के ये साइनो बन गए तीनों, इंडस्ट्रियस, लेबोरियस और हार्ड वर्किंग तीनों। हमको ढूंढना क्या है, अपोजिट वर्ड यानी एंटो। तो भैया बचा कौन सा, लेजी बचा आपका। लेजी में क्या होता है, लेथार्जिक, स्लगिश, इनएक्टिव यानी आलसी। तो हमको आपको अब आलसी नहीं बनना है। एग्जामिनेशन तक कम से कम 7 से 11 तारीख तक आपका एग्ज़ाम पता नहीं किस दिन पड़ जाए। संख्या बढ़ाओ यार, देखो आजाद सर के आने के बाद भी अगर संख्या 100 प्लस नहीं हुई तो बेकार है फिर। तो इसका भैया डिलीजेंट का एंटो हो जाएगा लेजी, और ये तीनों हो जाएंगे इसी के साइनो। एग्जामिनेशन में अक्सर पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं, जान लीजिए आप। नेक्स्ट देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जनरली आपका एक क्वेश्चन आता है, आ भी सकता है नहीं भी, लेकिन जनरली आता है, तो मैंने आपको दे दिया है कि भाई वन हु नोज एवरीथिंग, वह व्यक्ति जो सब कुछ जानता है। तो व्यक्ति नहीं, वह जो सब कुछ जानता है, तो व्यक्ति तो सब कुछ नहीं जान सकता है। तो भैया ये वर्ड, इसमें चारों वर्ड, जैसे आपका ओमनीपोटेंट हो गया, ओमनीसिएंट हो गया, ओमनी प्रेजेंट हो गया, ये तीनों वर्ड यूज़ किए जाते हैं ओनली फॉर गॉड, केवल ईश्वर के लिए। और ओमनीवोरस आता है ह्यूमन बीइंग के लिए। अब आप बताएं कि भैया
जो सब कुछ जानता है उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में? एग्जामिनेशन में पूछा गया है, 3 बार पूछा गया, 3 टाइम्स, एक बार नहीं 3 बार पूछा गया है। चलो भैया बताओ। तो भैया पोटेंट वाला होता है ताकत, सर्वशक्तिमान हो गया, ओमनिशिएंट, सिएंट होता है जानने वाला, सब कुछ जानने वाला, प्रेजेंट जो हर जगह उपस्थित हो, ओमनीवोरस, वोरस मतलब होता है खाने वाला, सब कुछ खाने वाला। तो भैया पूछ रहा है सब कुछ जानने वाला, जानना मतलब कि ओमनिशिएंट, आपका आंसर हो जाएगा ओमनिशिएंट। एग्जामिनेशन में मैं आपको बताऊं 3 टाइम्स पूछा गया है यही वाला सेंटेंस, 3 बार पूछा गया, चौथी बार फिर आने वाला है आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। अमन कुमार जी, फ्यूचर, फौजी भैया, मोहम्मद तैयब जी, हरिओम, जय हिंद आजाद सर, मेजर नीतीश, एकदम भैया सभी को आशीर्वाद, सभी को जय हिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ गया, ये देखो एक क्वेश्चन पूछता है आपका इडियम्स या फ्रेज से। इडियम या फ्रेज जनरली आपके यहाँ इडियम पूछा जाता है, फ्रेज आपके यहाँ नहीं पूछा जाता है। अब भैया इडियम फ्रेज क्या है आपका, ये देखो, टू फेस द म्यूजिक मतलब अपने किए गए काम का, किए गए गलत कार्य का परिणाम भुगतना, मतलब मैं हिंदी में लिख दे रहा हूँ, किए गए कार्य का, किए गए कार्य, खास तौर से गलत कार्य, किए गए कार्य का परिणाम भुगतना, परिणाम भुगतना। ये तो इसकी हो गई हिंदी। जो आपने गलत काम किया है उसका आप परिणाम भोगेंगे, मतलब फेस द म्यूजिक। अब देखो भाई यहाँ पर 4 ऑप्शंस हैं, चारों ऑप्शन में से इसका इंग्लिश वर्जन क्या होगा आप लोग फाइंड आउट करके बताएं, तुरंत बताएं आप लोग। और संख्या जो है घट रही है, मज़ा नहीं आ रहा है भाई। संख्या कम से कम आजाद सर के आने के बाद में 100 प्लस तो होना चाहिए भाई। तो मैं आपके लिए इतना कुछ करने के लिए तैयार हूँ, आप भी भाई कुछ ना कुछ करें प्लीज़। चलें भाई, कोई बात नहीं है, सारे बच्चे हमारे बहुत अच्छे हैं और इस बार सबको वर्दी मिलनी चाहिए। हमारा आशीर्वाद आपके साथ में है, हमारा पूरा सहयोग, मेजर कलसी का पूरा सहयोग और सबका आशीर्वाद आपके साथ में है। चलें भाई, अब देखो, टू लीव नो स्टोन अनटर्न्ड, ये तो खुद ही आपका एक इडियम है, मतलब किसी चीज़ के लिए भरसक प्रयास करना, पूरा प्रयास करना, इसका मतलब होता है, ये आपका इडियम है, भरसक प्रयास करना। दूसरा, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स, ये भी आपका इडियम है, इसका मतलब होता है निरर्थक प्रयास करना, किसी ऐसे काम के में प्रयास करना कि वो काम पूरा हो ही ना, या कन्फर्म हो। अगला, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, ये भी आपका इडियम है, मतलब कि गूढ़ अर्थ को समझ जाना, कहीं पर कुछ लिखा हो उसका एक्चुअल मीनिंग कुछ और हो जो कि हिडन हो और उसको आप समझ जाएं, गूढ़ अर्थ को समझना। तो भैया ये तीनों तो आपके इडियम हैं। टू सफ़र एविल कंसिक्वेंस, ये देखो भैया यही आपका आंसर है। हमारे बहुत सारे बच्चे जो है एकदम सही आंसर दे रहे हैं, नो डाउट। चलो भाई, संजय भैया आगे, नमस्ते बेटा, नमस्ते। संजय जी, संख्या कुछ बढ़ेगी? विपिन गौतम जी भाई, अरे विपिन बाबू एडमिट कार्ड तो बेटा आएगा ही आएगा, उसके लिए बिल्कुल आप आगे सर। हाँ बेटा, एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया है, अभी सर जी ने बताया कि एडमिट कार्ड आना स्टार्ट हो गया, तो उसके लिए परेशान ना हो, उसको आप निकाल लीजिएगा एडमिट कार्ड, वो तो कोई इशू नहीं है, बस आप पढ़ाई करें बेटा ज़्यादा से ज़्यादा। राजा बाबू हमारे, चलिए भाई संख्या बढ़ाएं भाई, संख्या बढ़ाते रहें आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो स्पेलिंग एरर में 2 टाइप का आता है, 2 प्रकार से स्पेलिंग एरर को पूछा जाता है। एक बार संख्या बढ़ाओ तो यार मज़ा आए, थोड़ा शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद के नारा एक बार लगे, एक बार चारों तरफ आप लोग जो है लाइन, कनक आपका भोपाल आया, अच्छा बेटा अच्छा, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। संख्या के बार यार संख्या 100 के ऊपर करो तो एक बार मज़ा आ जाए। तो चलिए यहाँ पर देखिएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा कि जहाँ पर स्पेलिंग एरर आपसे पूछा जाए वहाँ पे डायरेक्शन ज़रूर पढ़िएगा,
कि वो पूछ क्या रहा है, रॉन्गली स्पेल्ड पूछ रहा है कि करेक्टली स्पेल्ड पूछ रहा है। रॉन्गली स्पेल्ड मतलब हुआ कि चारों में से एक वर्ड उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट होगी और 3 की सही होगी। अगर यहाँ पर होगा करेक्टली स्पेल्ड तो 4 में से एक करेक्ट होगा, 3 गलत होगा, आपका इनकरेक्ट होगा 3। तो ये हमेशा पढ़िएगा। अब आपको चारों में से रॉन्गली वर्ड को फाइंड आउट करना है जिसकी स्पेलिंग गलत हो, रॉन्ग हो। चलो भैया बताओ, आप लोग थोड़ा आंसर बताते चलें आप लोग। भाई आशीष ओझा जी हमारे आ गए हैं भैया। आशीष ओझा जी, इसको फैलाओ भैया चारों तरफ, तो एकदम ज़बरदस्त, एकदम संख्या 100 के ऊपर जानी चाहिए आज सर के रहते रहते। चलिए भाई, हाइजीन स्वच्छता सही है भैया, HYGIENE सही है, स्पेलिंग करेक्ट। अकेजन, आप देखो भैया गलत हो गया, अकेजन गलत हो गया। लोग समझते हैं डबल S होगा, डबल C नो, डबल C बट सिंगल S, OCCASION, अकेजन, दिस वन इज राइट हियर, ये स्पेलिंग सही है। अब अटेंडेंस अभी एग्जामिनेशन में आया था, अक्सर मैं बच्चों को बताता रहता हूँ इसको। यहाँ पर अटेंडेंस में यहाँ डांस DA है, यहाँ इंडिपेंडेंस में यहाँ डेंस है, यहाँ डेंस यहाँ डांस, ये भी सही है, ये भी सही है। अकेजन में डबल C रहता है, सिंगल S रहता है, यहाँ पर गलत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई। अंकेश राज जी आगे भैया, अमन जी आगे हैं। बहुत सारे बच्चों को पता नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है, जो बच्चे हमारे आए हैं इसको थोड़ा सा शेयर करते रहें चारों तरफ, सारे बच्चों को बेनिफिट मिलना चाहिए भाई। आपके यहाँ नेवी एग्जामिनेशन में 2 आता है आपका वॉइस, 2 आता है नरेशन। अब आ जाओ भाई, यहाँ पर चेंज एक्टिव इनटू पैसिव, मैंने डायरेक्ट लिख दिया भाई कि एक्टिव में सेंटेंस है, पैसिव में चेंज करना है, जबकि एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं आता है। एग्जामिनेशन में क्या होता है कि आपको क्वेश्चन को ढूंढना है कि भाई क्वेश्चन हमारा एक्टिव में है कि पैसिव है। एक्टिव में है तो पैसिव में चेंज करना है, क्वेश्चन पैसिव में है तो एक्टिव में चेंज करना है। फिलहाल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब देखें भाई, हु कैन काउंट द स्टार्स इन द स्काई। सेंटेंस जब आपका हु से स्टार्ट हो एक्टिव वॉइस का तो पैसिव हमेशा बाई हुम से स्टार्ट होगा, तो भैया बाई हुम तो सभी स्टार्ट हैं। दूसरी बात, पैसिव में कभी मॉडल वर्ब चेंज नहीं होती है, आपको पता होना चाहिए। यहाँ अगर कैन है तो पैसिव में भी कैन आएगा, तो यहाँ इन्होंने कुड कर दिया भाई, इसको हटा दीजिए, 2 में कैन है। अब दूसरी बात मैंने आपको बताया है, कई बार पढ़ा चुका हूँ, हमारे सब बच्चे हैं, सब पुराने बच्चे हैं, तो मैंने आपको बताया कि भाई जब एक्टिव वॉइस में मॉडल वर्ब का प्रयोग किया गया हो तो पैसिव वॉइस में जो वर्ब होगी, वर्ब इसी के ठीक पहले क्या लग जाएगा, बी लग जाएगा, बी लग जाएगा, और यही वर्ब आ जाएगी V3 फॉर्म में, V3 फॉर्म में। अब देखो भैया इसमें कहाँ है, तो भैया आपका ये देखो, ये जो काउंट है यहाँ पर हो गया आपका काउंटेड, V3 फॉर्म, इसके पहले आ गया बी, और यहाँ पर काउंटेड के पहले बी नहीं आया है, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म के ठीक पहले वर्ब बी आना चाहिए। कब? जब एक्टिव वॉइस में कोई मॉडल वर्ब आया हो तो, और मॉडल वर्ब चेंज नहीं होगा, मीन्स ऑप्शन ए इज़ राइट हियर। बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे यहाँ पर ए और बी में, ध्यान रखिएगा चीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें भाई, अगला क्वेश्चन देखें। डू नॉट इंसल्ट द पुअर। सेंटेंस आपका इम्परेटिव है। इम्परेटिव में क्या होता है, इम्परेटिव में कुछ नहीं करना है। आपका पैसिव जो है, प्रबल सिंह भैया आ गए हैं। सर इस कोचिंग की फीस के लिए नंबर भैया आपको कई बार बताया गया है, आपको कोई भी क्वेरी करनी है, देखो यहाँ पे नंबर है, मैं आपको नंबर लिख दे रहा हूँ। हमारे जो बच्चे 9693300033, ये भैया कॉन्टैक्ट नंबर है आपका मेजर कलसी क्लासेज का। आपको किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए, इस पर कांटेक्ट कीजिए, सारी जानकारी आपको इन डिटेल मिल जाएगी, बिल्कुल परेशान ना हो। नंबर को नोट कर लीजिए अपने दिमाग में और कॉपी में हर जगह, ये नंबर। क्वेश्चन आपका सेंटेंस ये एक्टिव वॉइस में है, पैसिव में चेंज करना है। सेंटेंस का टाइप है इम्परेटिव सेंटेंस। पैसिव आपका स्टार्ट होगा लेट से, तो लेट से केवल 2 स्टार्ट है, यानी कि ये लेट से स्टार्ट नहीं, इसको हटा दीजिए।
अब लेट के बाद में क्या आएगा भाई, लेट के बाद में आएगा आपका जो एक्टिव वॉइस की वर्ब का ऑब्जेक्ट होगा यानी कि द पुअर, तो लेट के बाद में आ गया द पुअर। अब इसके बाद में ध्यान दीजिएगा, इसके बाद में आता है आपका वर्ब बी और बी के बाद में आता है आपका V3। और अगर आपका इम्परेटिव नेगेटिव है तो इसी बी के पहले आप नॉट लगा देते हो। ध्यान रखिएगा यहाँ पर ये बी नॉट और नॉट बी दोनों दिया गया हो तो आंसर डी होगा, अगर डी ना होता तो आंसर सी भी सही हो जाता है, ये भी आपको बता दें फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ऑप्शन सी गलत नहीं है, लेकिन सी और डी होने पर दिस वन इज बेटर देन दिस वन, ये इसके रिलेटिवली बेटर है, केवल इसको हटा दीजिए तो ये आंसर बन जाएगा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नरेशन आ गया आपका, नरेशन। अब नरेशन में भाई चेंज डायरेक्ट, यानी कि ये डायरेक्ट में है क्योंकि कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ, इसको इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है। आंसर आप लोग बताएं। क्या बात है भाई, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। लेकिन संख्या 100 के ऊपर एक लोग, आप लोग एक बार ताकत लगाओ तो 100 के ऊपर बढ़ाओ, पहुँचाओ। प्रधान सेड, तो भैया ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट टेंस में है। अब ये पास्ट टेंस में है तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि इसके अंदर बड़ा परिवर्तन होगा। यहाँ पर आपका टेंस चेंज होगा, फिर आपका जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये भी चेंज होगा। ठीक, चलो भाई देखो भाई यहाँ पर करना क्या है आपको कि टुमारो आपका चेंज होता है द नेक्स्ट डे या द फॉलोइंग डे या द ऑन द मारो। अब देखो भाई यहाँ पर टुमारो को टुमारो कर दिया तो टुमारो 100% चेंज होगा, ये आपका गलत हो गया। अब देखें, अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ सेल है तो यहाँ पास्ट होने की वजह से सेल या तो शुड में जाएगा या तो उड में जाएगा, या तो शुड या तो उड। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, यहाँ सेल है, यहाँ कर दिया मस्ट। अरे भाई सेल कभी मस्ट में थोड़ा जाएगा, कभी नहीं जाएगा मस्ट में। सेल का पास्ट 2 बन सकता है, शुड और उड, बाकी तीसरा कुछ नहीं। यहाँ पर शुड है, यहाँ पर उड। अब देखो यहाँ पर ये दोनों सही हैं, लेकिन यहाँ पर शुड के बाद में उन्होंने हैव लगा दिया, शुड हैव कर दिया। अरे भाई यहाँ पर सेल के बाद में हैव थोड़ो है, तो शुड के बाद आपने हैव कहाँ से लगा दिया, ये भी गलत हो गया आपका। क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखो कि भाई ये नहीं हो सकता है, तो कोई एक बचेगा लास्ट में, वही आपका आंसर बन जाएगा। जब भैया ए सी और डी आउट हो गए, एलिमिनेट हो गए, बचा आपका ऑप्शन बी, तो ये आपका आंसर हो गया, इसको पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संजय जी संख्या बढ़ाएं तभी कुछ मज़ा आएगा। संख्या 100 के ऊपर करें तो हमारा तबीयत खुश हो जाए थोड़ा सा, फिर आपके लिए मॉडल पेपर लेकर आएंगे। अरे मॉडल पेपर तो वैसे भी लेकर आएंगे, कोई कंडीशन नहीं है इसके लिए। अब देखो फिर ये आ गया आपका, ये डायरेक्ट में है क्योंकि यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा हुआ है। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट में होने का मतलब कि यहाँ डू है, टेंस चेंज होगा, दिस है ये भी चेंज होगा। अब देखो भैया पहला काम आपको ये करना है, हाँ बेटा हाँ, एडमिट कार्ड आ गया है, नो डाउट एडमिट कार्ड आ गया। अभी सर जी ने बताया, अब जी सर जी ने बताया कि एडमिट कार्ड आ गया है, बच्चों को इंटीमेट कर दीजिए। तो फिलहाल अभी हम लोग पढ़ लेते हैं, बाद में एडमिट कार्ड के लिए आप लोग जाइएगा, निकलवा लीजिएगा अपना अपना। अब देखो क्वेश्चन को हम एलिमिनेट कैसे करें। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में यहाँ दिस है तो दिस का दैट होगा 100%। अब देखो यहाँ इन्होंने दिस कर दिया है, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट तो दिस का दिस नहीं हो सकता है, इसको आप आउट कर दीजिए। अच्छा भाई यहाँ दैट आया है, इसमें फिर दिस कर दिया है, भाई दिस का दैट होगा क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है। सी भी आपका एलिमिनेट हो गया, बचा आपका बी और डी। बी और डी में आप देखिएगा, बी और डी में आप देखेंगे कि भाई द फादर टोल्ड, जब भी आपका रिपोर्टिंग जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर अगर कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, प्रश्न मतलब सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव हो, तो हमेशा ध्यान रखिएगा जो ये रिपोर्टिंग वर्ब है ये चेंज होती है आस्क्ड, आस्क्ड में, या तो फिर टोल्ड में कभी नहीं जाएगी, टोल्ड में कभी नहीं जाएगी। यहाँ पर टोल्ड कभी नहीं होगा,
ये भी गलत हो गया। इसमें है आपका आस्क्ड, ये सही है आपका। टेंस यहाँ पर डू था, यहाँ पर डिड हो गया, ये भी सही है। यू था, यू सन के अकॉर्डिंग यहाँ पर ही हो गया, ये भी सही है आपका। दिस का दैट हो गया, ये भी सही है आपका। तो भैया ऑप्शन डी इज राइट हियर, ऑप्शन डी आपका एकदम सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए भाई। अगला क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द एरर ऑफ पंक्चुएशन। आपके यहाँ एक या दो क्वेश्चन पंक्चुएशन का आता है, वो केवल नेवी में आता है ना, एयरफोर्स में नहीं आता है और आईसीजी में भी नहीं आता है और किसी एग्जाम में नहीं आता है। केवल ये पंक्चुएशन आता है आपका नेवी में। आपके इस बार ऑनलाइन में भी पूछा गया था, ऑफलाइन में भी पूछा गया था, दोनों मोड में पूछा गया था। अब देखें भाई, इसमें देखें कौन सेंटेंस पंक्चुएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से गलत है। ही सेड वाई आर यू गेटिंग सो लेट। अच्छा भैया, सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, डायरेक्ट में सेंटेंस है, यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमास, तो भैया ये तो सही है आपका। हमको गलत को फाइंड आउट करना है, कौन सा सेंटेंस इनकरेक्ट है। विशाल यादव जी भैया बहुत बहुत आशीर्वाद, सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद भैया, ढेर सारा आशीर्वाद सभी को। देखो बेटा, जो आपके नेवी के लिए तो जो एमकेसी की बुक है, अगर यहाँ का वोकैब आप तैयार कर लेते हो तो लगभग आपको 100% वोकैब मिल जाता है। यहाँ ये मैंने देखा है कि वोकैब हो या ग्रामर, नेवी और एयरफोर्स की मैं गारंटी ले रहा हूँ कि 100% वोकैब भी मिल जाता है और ग्रामर भी मिल जाता है, अगर आप पूरी बुक को बढ़िया से पढ़ लें तो। अब देखें यहाँ पर, एकदम गौरव भाई आपको पास करा देंगे बेटा, एकदम परेशान ना हो। सिंह साहब एकदम 100% सबको पास कराएंगे, बस आप लोग मेरे साथ में लगे रहें, साथ ना छोड़ें आप लोग बस। कमल, डू योर वर्क सिंसियरली। यहाँ पर एक कमल है, इसको हम बोलते हैं वोकेटिव केस का नाउन, और वोकेटिव केस के नाउन के बाद में कॉमा का यूज़ किया जाता है, ये भी सेंटेंस आपका सही है। महाराणा प्रताप द किंग ऑफ मेवाड़ वाज अ वेरी ग्रेट वॉरियर। महाराणा प्रताप के बाद में ये द किंग ऑफ मेवाड़, इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई इसको, केस इन अ पोजीशन। और केस इन अ पोजीशन के स्टार्टिंग में और एंड में कॉमा का प्रयोग किया जाता है, ये भी आपका सही है, ये भी सही है आपका। चौथा देखो भैया, जब 3 सही हो गए तो ऑटोमेटिकली चौथा ही गलत होगा आपका। व्हाट अ नाइस पेन इट इज़। भैया ये सेंटेंस आपका क्या है, ये सेंटेंस है आपका एक्सक्लामेटरी, और यहाँ पर पंक्चुएशन आना चाहिए था, साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं है, सेंटेंस आपका एक्सक्लामेटरी, तो यहीं पर एरर था, यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क गलत लगाया गया था। इस प्रकार के एक या दो क्वेश्चन आपके यहाँ आते हैं। पंक्चुएशन मार्क का मैंने आपको पूरा डिटेल सब दिया हुआ है, अगर आप लोग उसको वॉच कर लें। अगला क्वेश्चन देखें भाई, अब देखें, अब आ गया आपका सेंटेंस फिलर। इस बार तो करीब 8-9 क्वेश्चन सेंटेंस फिलर ही आया था। यानी इस बार जो आपका ऑनलाइन टेस्ट हुआ था, एग्ज़ाम हुआ था ऑनलाइन, CBT जिसको बोलते हैं, उसमें पैसेज दिया नहीं था, हर बार पैसेज आता था 5 नंबर का, तो उस 5 नंबर के स्थान पर उसने सेंटेंस फिलर दे दिया था। करीब 8-9 क्वेश्चन सेंटेंस फिलर आ गया था डायरेक्ट, जान लीजिए आप। अब देखिए यहाँ पर ये सेंटेंस फिलर है आपका, ग्रामर के क्वेश्चन है आपके यहाँ। ग्रामर 2 पैटर्न पर पूछा जाता है, सेंटेंस फिलर या तो स्पॉटिंग एरर। अब देखो भाई, इफ़ ही हैड वॉक्ड फास्ट इनफ, यदि वो पर्याप्त तेज चला होता, अगर वो ठीक ठाक तेज चला होता तो भैया कंडीशन बता रहा है, यदि ऐसा हुआ होता तो ऐसा हो जाता। कंडीशनल सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं कंजंक्शन ऑफ कंडीशन, ये हमेशा कंडीशन बताता है। कंजंक्शन कंडीशनल सेंटेंस है। कौन सा, हैड के साथ में V3 लगा है, V3 मतलब ये पास्ट की कंडीशन को बता रहा है। आपने ऐसा किया होता, आपने थोड़ा सा और मेहनत किया होता तो परीक्षा में सफल हो गए होते। इफ़ यू हैड वर्कड हार्डर यू वुड हैव सक्सीडेड इन योर एग्जामिनेशन। तो भैया यहाँ पर इसको आपको याद करना पड़ेगा। कंडीशनल सेंटेंस आपके बेसिकली 4 हैं। एक जो फ्यूचर की बात करे,
आप पढ़ोगे सेलेक्ट हो जाओगे। एक जो पास्ट की बात करें, आपने पढ़ा होता तो पास हो गए होते। एक जो अनफुलफिल्ड कंडीशन की बात करें, यदि वो चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। एक होता है प्रेजेंट का जो कभी पूछा नहीं जाता है। तो पास्ट वाला और फ्यूचर वाला भैया एकदम याद कर लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस से एक क्वेश्चन आना ही आना है, जान लीजिए आप 110%। अब इसमें क्या है, इसमें इफ़ के बाद में जो कंडीशन बताने वाला क्लास होगा हैड V3 होगा, और दूसरी वाली क्लास में जो दूसरी क्लास होगी यहाँ पर सब्जेक्ट आएगा आपका। इसके बाद में भैया वुड हो सकता है, कुड भी हो सकता है, यहाँ पर माइट भी हो सकता है आपका। इसके साथ में हैव आएगा और प्लस भैया V3 आ जाएगा, प्लस V3 आ जाएगा आपका। वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। देखो हैव हो, हैज हो, हैड हो, इन सब के बाद में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। ये क्या है, V3 है आपका ना, V3 वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो भैया देखो कहीं है, ऑप्शन ये है आपका राइट आंसर। कंडीशनल सेंटेंस जरूर पढ़ लीजिएगा। टाइम और टेंस और कंडीशनल सेंटेंस दोनों में से कम एक क्वेश्चन आना तय है एकदम। मैं लगभग जान लीजिए करीब 8 साल 7-8 साल से पढ़ा रहा हूँ आपका यहाँ डिफेंस में, और करीब 16-17 साल से मैं पढ़ा रहा हूँ इंग्लिश। तो मैंने ये एनालिसिस किया है कि यार टाइम और टेंस कंडीशनल सेंटेंस ये एकदम एग्जामिनेशन में हावी हैं, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो भैया, संख्या आप लोग बढ़ा रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, और आप सब बड़े प्यारे बच्चे हैं भाई। इस बार ईश्वर ने चाहा तो आप सबका सिलेक्शन आ दो। गुरु पूर्णिमा भी है। बीइंग अ टीचर मैं आप सबको आशीर्वाद देता हूं कि आप सभी की हार्दिक जो इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हों भाई। इट इज़ हाई टाइम, कई बार बताया हूं एग्जामिनेशन में अक्सर आता है। फ्रेज है, कुछ नहीं है, ये फ्रेज है। इसके बाद में अगर सब्जेक्ट आए तो इसके बाद में आने वाली जो वर्ब होगी सेकंड फॉर्म में होगी, याद कर लो। इट इज़ हाई टाइम, इट इज़ टाइम, इट इज़ अबाउट टाइम, इट इज़ प्रॉपर टाइम, इट इज़ राइट टाइम। 5 फ्रेज हैं। पांचों में से किसी से भी आपका अगर सेंटेंस स्टार्ट हुआ और उसके बाद में सब्जेक्ट आया तो उस सब्जेक्ट के लिए हमेशा वर्ब के सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। रटना है आपको, फैक्ट है। अगला क्वेश्चन देखें। ही डज नॉट हैव अम्ब्रेला। देखो आर्टिकल आप पढ़ लो, ए और एन का यूज, दा पढ़ो चाहे ना पढ़ो, ए एन जरूर पढ़ना है। एकदम आशीर्वाद है। आज गुरु पूर्णिमा है, इसीलिए आज मॉडल पेपर लेकर आया हूँ कि बच्चों को मॉडल पेपर भी बता दूंगा और अपने सारे बच्चों को आशीर्वाद भी दे दूंगा। जो बच्चे हमारे बाहर दूर हैं, जो हमारे पास आशीर्वाद लेने नहीं आ पाए, उनको आज गुरु पूर्णिमा है, तो आज के दिन आशीर्वाद जो दिया जाता है फलित होता है। आज गुरु जो अपने शिष्य को बोल दे वो समझ लीजिए पूरा। तो इसीलिए मॉडल पेपर लेकर आया हूँ आज। चलो भाई, अब देखो मैंने कहा भाई अगर किसी भी नाउन के लिए आपको आर्टिकल ए या एन का यूज करना हो, कुछ नहीं करना है, उस नाउन को आप प्रोनाउंस करें भैया। नाउन का प्रोनाउंसिएशन यहाँ आपने कहा भैया अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला में अब इसके पहले आपको अगर आर्टिकल लगाना है ए एन द, तो पहली बात तो आपके एग्जाम में द आता नहीं, द को भूल जाओ। एग्जाम में आता है ए एन। अब देखो, अब इसके पहले ए आएगा कि एन, तो भैया जिस वर्ड के जिस नाउन के पहले आर्टिकल ए या एन लगाना हो उसका प्रोनाउंसिएशन करने पर उसका जो फर्स्ट वाला पहला वाला जो लेटर होगा, पहला लेटर LE पहला लेटर, अगर ये हिंदी के ग्रामर का, हिंदी लैंग्वेज का वॉवेल है एन लगा देना, हिंदी लैंग्वेज का कंसोनेंट है ए लगा देना। तो भैया सबको पता होगा कि हिंदी लैंग्वेज का वॉवेल है ना भाई, आ से लेकर के आह तक, तो यहाँ पर भैया एन लगेगा, ए नहीं लगेगा। एन अम्ब्रेला होना चाहिए, ये तो गलत है। तो भैया आपका आंसर हो जाएगा ये। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। सारे बच्चों को बहुत आशीर्वाद। आज गुरु पूर्णिमा है
जो बच्चे, तो बहुत सारे बच्चे तो आकर के यहाँ पर मेजर कलसी में आशीर्वाद लिए कि गुरुजी आशीर्वाद दीजिए। जो बच्चे यहाँ तक किसी कारण से नहीं पहुँच पाए, उन सारे बच्चों को यहाँ से मैं ढेर सारा आशीर्वाद दे रहा हूँ कि इस बार जो नेवी के एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हैं वो 100% एक वर्दी उनको ईश्वर जो है प्रदान करे और मिलेगी पक्का। आज के दिन टीचर के द्वारा दिया गया आशीर्वाद बहुत फलित होता है, ये जान लीजिए आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज जो टीचर बोल दे तो समझ लीजिए वो ईश्वर की वाणी है, आज की वाणी। तो आज के दिन इसीलिए मैंने कहा है कि मॉडल पेपर लेकर चलते हैं अपने बच्चों के लिए। चलो भाई नेक्स्ट, ही स्टडीज, वो पढ़ता है, अध्ययन करता है। कहाँ भैया? यूनिवर्सिटी में पढ़ता है भैया। अब इसके पहले हमको लगाना है ए या एन, तो भैया इसको प्रोनाउंस करो। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, तो भैया इसका पहला लेटर जो है या है, और या भैया हिंदी लैंग्वेज में इसको कहा जाता है कंसोनेंट। कंसोनेंट लेकर आता है हमेशा ए, तो लगा दो भैया, क्या लगाओगे फिर? आ लगा दो, आ यूनिवर्सिटी लगा दो आप। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन है कि आपको मॉडल बताया जा रहा है, और क्वेश्चन मैं जो भी लेकर आया हूँ एग्ज़ाम में कम से कम 10 बार पूछे गए हैं, ये बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, थोड़ा आपको एक आइडिया मिल जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीचर विथ ऑल हिज स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो एक टॉपिक है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। संख्या आप लोग 100 तक पहुंचा नहीं पाए, चलिए कोई बात नहीं, मैं अपना काम करूंगा भाई, आप पहुंचाए चाहे नहीं, आप लोग भी कोशिश कर रहे हैं लेकिन नहीं पहुंच रहे, तो क्या किया जाए। यहाँ पर ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहीं से क्वेश्चन आया है आपका। अब यहाँ पर एक नाउन है टीचर, एक नाउन है आपका स्टूडेंट्स, इसको विथ से जोड़ा गया है। जब दो नाउन या दो प्रोनाउन को, बेसिकली नाउन होते हैं, दो नाउन को विथ से जोड़ा जाए या एलॉन्ग विथ से जोड़ा जाए, एलॉन्ग विथ से जोड़ा जाए, या टुगेदर विथ से जोड़ा जाए, टुगेदर विथ से जोड़ा जाए, टुगेदर विथ से जोड़ा जाए, यानी यहाँ पर विथ के स्थान पर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है इसके स्थान पर। अब यहाँ आपको यूज़ करना है वर्ब, तो भैया यहाँ की जो वर्ब आएगी इसको गवर्न करेगा ये पहला वाला है, यानी इन सब के ठीक पहले आने वाला जो भी नाउन होगा वही गवर्न करेगा वर्ब को। यहाँ टीचर आपका सिंगुलर है, जब टीचर सिंगुलर है तो वर्ब भी आपकी क्या होगी? सिंगुलर होगी। अब बताएं, वर आपका प्लूरल है, आर आपका प्लूरल है, हमको सिंगुलर लेकर आना है। नन ऑफ दीज का कोई मतलब नहीं है, वाज लगा दो आप, इसको याद कर लेना। विथ हो, अलॉन्ग विथ हो, टुगेदर विथ हो, इससे अगर दो नाउन को जोड़ा गया हो तो जो पहला वाला नाउन होगा यही वर्ब को गवर्न करेगा। ये सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, ये प्लूरल तो वर्ब प्लूरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, दीपक पटेल जी, सारे बच्चे हमारे जो है जो डेडिकेटेड हैं आए हैं, चलिए किसी कारण से कोई बच्चे नहीं आए हैं, सबको आशीर्वाद एकदम, कोई बात नहीं है। पेट्रोलियम एज वेल एज गोल्ड, देखो ये भी आपका वर्ड है। एज वेल एज से अगर दो नाउन को जोड़ा गया हो, एज वेल एज के पहले भी नाउन आया हो, बाद में भी नाउन आया हो, और इसको हम पूरे को बना दें सेंटेंस का सब्जेक्ट, इसके लिए वर्ब यूज़ करना हो, तो एज वेल एज के जो पहले आने वाला नाउन होगा यही वर्ब को गवर्न करेगा। यहाँ पर पेट्रोलियम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। अब इसके लिए जब वर्ब आएगी तो वो भी आपकी सिंगुलर होगी, ये भी आपकी सिंगुलर होगी। तो यहाँ देखिए ये प्लूरल, यही आपका आंसर हो जाएगा। शिवांश जी, मोहम्मद तैयब जी, बहुत सारे बच्चे हमारे जो है जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छी बात है। सारे बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। ये देखो एक आपका टॉपिक है, एडवर्ब का एक पार्ट है जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। एडवर्ब टॉपिक का एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है भाई? आज देखते हैं कि गुरु पूर्णिमा के दिन आप लोग जो है संख्या 100 पहुंचा पाते हैं कि नहीं। आप लोग चारों तरफ शेयर करो, जो भी आपके यार दोस्त हों, देखते हैं कि संख्या जो है 100 पहुंचती है कि नहीं। प्रयास करो, देखो ज़िंदगी में प्रयास करना ज़रूरी है, हो ना हो वो अलग की बात है, ठीक है। अब देखो कोई भी सेंटेंस अगर आपका नो सूनर से स्टार्ट हो रहा है भैया, नो सूनर से,
तो हमेशा याद रखिएगा कि उस सेंटेंस में नो सूनर के बाद में आने वाला जो भी आपका नाउन होगा, इसके ठीक पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब। पढ़ाया हूँ सारे बच्चों को जो मेरे से पढ़े हैं। ये देखो बच्चे, शानदार, ज़बरदस्त, जिंदाबाद। हमको पूरा यकीन है कि गुरु पूर्णिमा के दिन आज आप लोग इच्छा मेरी पूरी करेंगे ज़रूर। चारों तरफ एकदम प्रसारित करें, एक बार 100 टच हो जाए, बस 100 एक बार पूरा, मेरी इच्छा समझ लीजिए पूरी। भैया नो सूनर के बाद में आने वाला जो पहला सब्जेक्ट होगा, इसके ठीक पहले हेल्पिंग वर्ब आएगा, उसके बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, जिसको हम बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ इन्वर्जन। नो सूनर, तो यहाँ पर हो जाएगा डिड। नो सूनर डिड। काहे भैया डिड हो गया? क्योंकि यहाँ पर भैया रिंग का सेकंड फॉर्म है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट में है, तो इसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब इसी सब्जेक्ट के ठीक पहले आ जाएगी। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक बात और ध्यान रखना है कि जब सेंटेंस में नो सूनर का प्रयोग किया गया हो, तो उस सेंटेंस में एक कंजंक्शन आएगा जो कि होगा देन। ये देखो भैया, देन आया है। कभी कभी यहाँ पर सही कर देते हैं, यहाँ पर देन का कर देते हैं देन। देन नहीं आएगा, हमेशा देन आएगा, और देन पक्का आएगा, जान लीजिए आप। संख्या बढ़ती है लेकिन बच्चे मेहनत ताकत लगाते हैं। ताकत लगाओ आप लोग, देखते हैं आप लोग जो है कितनी ताकत लगा सकते हो आप। बाकी मैं तो आपको आशीर्वाद दे ही रहा हूँ। आज गुरु पूर्णिमा है, ढेर सारा आशीर्वाद सारे बच्चों को, और मॉडल पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन नेवी में आपके आने वाले हैं 100%। अब देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डली क्या है भैया? हार्डली आपका एक एडवर्ब है। कोई भी आपका सेंटेंस किसी ऐसे एडवर्ब से स्टार्ट हो जिसकी मीनिंग निगेटिव हो, जो नेगेटिव मीनिंग कन्वे करता हो। जैसे आपका ये जो आपका हार्डली है, स्केर्सली है, सेल्डम हो गया, नेवर हो गया, नो सूनर हो गया, ये सब एडवर्ब हैं और सब की मीनिंग निगेटिव होती है। कोई भी सेंटेंस अगर आपका, कोई सेंटेंस आपका किसी निगेटिव मीनिंग रखने वाले एडवर्ब से स्टार्ट हो, तो ध्यान रखना कि हमेशा उसके बाद में पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर उसके बाद में आएगा भैया आपका सब्जेक्ट। तो भैया ये सब्जेक्ट हो गया, इसके पहले हेल्पिंग वर्ब, ये तो सही है। हार्डली हैड द परफॉर्मेंस बेगन, यहाँ पर हैड के साथ में V3 आ गया, ये भी सही है आपका। अब देखो भैया फिर गलती कहाँ है? और हार्डली का यूज़ किया गया हो और सेंटेंस में 2 मेन वर्ब हों, तो दूसरी वाली मेन वर्ब के पहले आने वाला जो कंजंक्शन होगा वो या तो व्हेन होगा या तो बिफोर होगा। तो देखो भैया व्हेन बिफोर आया है क्या? ये भी सही है आपका। यहाँ हार्डली के बाद में सब्जेक्ट पहले हेल्पिंग वर्ब भी आया है। यहाँ पर व्हेन भैया सेंटेंस में कोई एरर है नहीं, देयर इज़ नो एरर इन दिस सेंटेंस, मतलब यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा नो एरर। तो आपके एग्ज़ाम में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सेंटेंस में स्पॉटिंग एरर में एरर हो सकता कोई एरर ना हो, इस प्रकार से कोई एरर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये देखो, शी इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल ऑफ ऑल अदर गर्ल्स इन द क्लास। आप ध्यान दीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपके लिए लेकर आया हूँ। एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। एडजेक्टिव भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। एडजेक्टिव हो गया, कंजंक्शन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, आर्टिकल हो गया, टाइम एंड टेंस हो गया, कंडीशनल सेंटेंस। 6 टॉपिक्स हैं, 6 को आप पढ़ लेंगे तो आपका 100% ग्रामर का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ये मैं पूरा इसके लिए गारंटी लेता हूँ, जान लीजिए आप। चलिए भाई ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक आपका एडजेक्टिव आया है ब्यूटीफुल, और इसके पहले लगा है मोस्ट, यानी ये सुपरलेटिव डिग्री में है। ध्यान रखिएगा, कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के बाद में अदर वर्ड का प्रयोग नहीं होता है। सुपरलेटिव डिग्री और अदर का प्रयोग एक साथ एक सेंटेंस में नहीं कर सकते हो। अगर ये आया है तो इसको आपको हटाना पड़ेगा, यानी कि किस पार्ट में एरर है? पार्ट बी में एरर है आपका, बी वाले में अदर है। कभी भी सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव के साथ में अदर वर्ड का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात। अगला क्वेश्चन देखिए भाई,
आप लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को रीड करके कोशिश क्या करो आंसर देने की, और मैं सबका आंसर देखता हूँ, बोलता नहीं हूँ केवल बस। अगला देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग। देखो PQRS जनरली वैसे तो आता है, लेकिन आए ही ज़रूरी नहीं है, लेकिन आता है, जान लीजिए आप, अक्सर आता है, जान लीजिए। PQRS में क्या भैया, एक सेंटेंस है, उसको 4 खंडों में तोड़ दिया गया है, पीछे वाले को आगे रख दिया गया है, बीच वाले को पीछे रख दिया गया है, ऐसे उसको डिसऑर्गेनाइज्ड वे में रख दिया गया है। अब इसी को ऑर्गेनाइज वे में आपको रखना है, इसको ऑर्डर वे में रखना है, सेंटेंस कंप्लीट बना देना है। देखो भैया, अब यहाँ पर पहली बात तो आप जान लीजिए, कह रहा भैया यहाँ पर ध्यान दीजिए, ऑप्शन देखिएगा। ऑप्शन में यहाँ पर 3 तो P से स्टार्ट है और एक S से स्टार्ट है। S वाला पहले हम लोग देख लेते हैं। S में क्या है भाई, S में भाई विच मस्ट बी कल्टिवेटेड, जिसको विकसित किया जाना चाहिए। किसको विकसित किया जाना चाहिए, कौन सी चीज़ है जिसको विकसित करने की बात कर रहा है। इसका मतलब कि कोई बात पहले हुई है, उसको डेवलप करने की बात कर रहा है, यानी कि सेंटेंस हमारा S से स्टार्ट नहीं होगा कतई, P से स्टार्ट होगा। अब P से 3 स्टार्ट हैं, करो भैया। रीडिंग बुक्स इज़ अ हैबिट, किताबें पढ़ना एक आदत है। कैसी आदत है, एक ऐसी आदत है कि जिसको विच मस्ट बी कल्टिवेटेड बाई एवरीवन, किताब पढ़ने की आदत हर आदमी को अपने अंदर विकसित करना चाहिए। हर आदमी को किताब पढ़ने की आदत अपने अंदर पैदा करनी चाहिए, यानी कि P के बाद में S आएगा। इस आदत की बात कर रहा है ये, जिसको कल्टीवेट होता है, डेवलप करना चाहिए एवरीवन, सभी को अपने अंदर। क्यों, बिकॉज क्योंकि इट नॉट ओनली इंक्रीजेज, क्योंकि किताबें पढ़ने से न केवल आपका नॉलेज बढ़ता है, बट आल्सो, अब भैया नॉट ओनली के बाद में बट आल्सो आएगा, बट आल्सो ये इनलार्ज मतलब बढ़ाता है, आपके मस्तिष्क को भी बढ़ाता है ये। तो भैया देखो, P के बाद में S, तो P के बाद में S कहाँ आया है, P के बाद में S एक ही में आया है, P के बाद में यहाँ Q आ गया, गलत हो गया, P के बाद में Q गलत हो गया, आंसर हो गया आपका B। तो भैया इसमें PQRS में आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका बढ़िया आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे आ जाएं भाई। अब देखो, ऐसे तो मैं आपको बता दूं कि पिछली बार जो ये जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है, इसके पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है नेवी का, उसमें CBT में आपका जो है पैसेज नहीं आया था, लेकिन जो आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम हुआ था, दूसरा वाला एग्ज़ाम ऑफलाइन, उसमें पैसेज आया था। तो हम लोग पैसेज भी पढ़ते चलें, पैसेज को इग्नोर नहीं करना है किसी कीमत पर। चलो भाई पढ़ते हैं, पैसेज लेकर आए हैं, बहुत शानदार पैसेज है। तेज़ी से पैसेज को मैं पढ़ता हूँ और समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा सा टफ है पैसेज, तेज़ी से पढ़ूँगा थोड़ा सा। देखो भाई, नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ गोल्ड, कह रहा कि भाई सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, कि जो भी चमक रहा है वो सोना है, ऐसा नहीं है। सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती, ग्लिटर होता है चमकना। नॉट ऑल दैट इज़ वाइट इज़ मिल्क, जो चीज़ें सफ़ेद होती हैं वो सब दूध नहीं होती हैं। सारी सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें दूध नहीं होती हैं, ऐसा तो नहीं कि जो भी सफ़ेद है वो दूध है। नॉट ऑल पीपल हु वियर सैफ्रॉन क्लोथ्स आर सेजेज, सेज होता है साधु या सन्यासी, सैफ्रॉन में होता है केसरिया। वो सारे लोग जो केसरिया वस्त्र पहनते हैं, यानी नॉट ऑल पीपल हु वियर, जो पहनते हैं केसरिया वस्त्र, आर सारे केसरिया वस्त्र धारण करने वाले लोग सन्यासी नहीं हो सकते हैं, कि जो केसरिया वस्त्र पहन लिया वो साधु बन गया, सन्यासी हो गया। एक्चुअल मतलब सही सन्यासी नहीं हो सकता है। आगे देखो, दीज ओल्ड एज सेइंग्स, ये जो तीनों बता रहा है, ये जो तीनों पुरानी कहावतें हैं, पहले की कहावतें हैं, ये तीनों पुरानी कहावतें हैं, होल्ड ट्रू इवन नाउ, आज भी इसमें सच्चाई है। इन तीनों बातों में आज भी सच्चाई है। स्पेशली द लास्ट वन, विशेष रूप से जो लास्ट में बताया गया कि जो लोग केसरिया वस्त्र धारण करके और वो समझते हैं कि मैं सन्यासी बन गया हूँ, तो ऐसा नहीं है। बता रहे हैं लास्ट वाले में कुछ ज़्यादा ही सच्चाई है, ऐसा आज हम सभी लोग देखते हैं। आगे देखो भाई क्या बोल रहा है भाई, कह रहा है भाई वी सी
लॉट ऑफ पीपल वियरिंग सैफ्रॉन क्लॉथ्स, हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि बहुत सारे लोग केसरिया वस्त्र पहने हुए होते हैं। बट लेकिन नॉट ऑल ऑफ देम, उसमें से सारे के सारे नहीं होते हैं। आर सन्यासीज, जिन सबको हम केसरिया वस्त्र धारण किए हुए देखते हैं वे सारे लोग सन्यासी नहीं होते हैं। इन द ट्रू सेंस, सही मायने में, ऑफ द वर्ड, जो सन्यासी का मतलब होता है उस रियल मीनिंग में जो वस्त्र धारण कर लिए हैं केसरिया, वो सन्यासी नहीं होते हैं। असन्यासी, सन्यासी किसको बोलते हैं अब ये बता रहे हैं। असन्यासी इज़ वन, सन्यासी उसको बोलते हैं हु गाइड्स, जो मार्गदर्शन करता है, रास्ता बताता है, हिज फॉलोअर्स, अपने अनुयायियों को, ऑन द राइट पाथ, सही रास्ते पर चलने के लिए उनका मार्गदर्शन करता है। सही रास्ता जो बताता है उसको सन्यासी बोलते हैं। यहाँ पर ऐसा बताया जा रहा है। आगे देखो भाई, थोड़ा बड़ा पैसेज है, लेकिन ये पैसेज ईश्वर ने चाहा तो इस बार आपके एग्जाम में आने वाला, जान लीजिए आप, क्योंकि बड़ा दमदार, बड़ा अच्छा पैसेज है ये। अगला देखें, रिसेंटली, अभी हाल ही में, अभी जल्दी में क्या हुआ था, आई अटेंडेड द इनऑगरल फंक्शन, इनऑगरल होता है उद्घाटन समारोह, ऑफ अ होम फॉर डेस्टिट्यूट होता है बेसहारा या असहाय, वीमेन इन मैसूर, बता रहे भैया मैसूर में महिलाओं, कौन सी महिलाएं, बेसहारा या असहाय। तो मैसूर में बेसहारा महिलाओं के लिए एक घर के उद्घाटन समारोह को अभी मैंने जल्दी में क्या किया था, उसमें पार्टिसिपेट किया था। मैसूर में एक घर बनाया गया था, किसके लिए, डेस्टिट्यूट वीमेन के लिए, बेसहारा औरतों के लिए। तो वहाँ उद्घाटन था, वहाँ पर ये गए थे पार्टिसिपेट करने। अब देखो भाई, इन मोस्ट केसेज, उसमें उन्होंने देखा कि जो वहाँ पर बेसहारा महिलाएं थी उसमें जो ज़्यादातर थीं, द वीमेन वर दियर, जो वहाँ पर ज़्यादातर महिलाएं बेसहारा थीं, वो इस वजह से बेसहारा थी बिकॉज, क्योंकि दे वर ईदर हरास्ड बाय दियर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, या तो उनको उनके सामाजिक आर्थिक स्थिति की वजह से उनको तंग किया गया था। इवन द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स, वो जो महिलाएं थीं उन्हीं को बोला गया विक्टिम, मतलब कि परेशान जो औरतें थीं उनके, यानी बता रहे हैं कि इवन द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम्स, उन महिलाओं के जो माता पिता थे वो भी वर अनेबल, बेचारे असमर्थ थे, टू टेक देम इन एंड केयर फॉर दियर हेल्पलेस चिल्ड्रन। जो वहाँ पर महिलाएं इकट्ठा थीं उनके पेरेंट्स भी उनको अपने घर ले जाने में असमर्थ थे कि उन महिलाओं को अपने घर ले जाएं या उनके बच्चों को ले जाएं और उनकी परवरिश करें, तो वो बेचारे समर्थ नहीं थे, उनके पेरेंट्स भी। बड़ा अच्छा पैसेज है, थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा क्योंकि आप लोग पढ़ते नहीं, ध्यान नहीं देते हैं। चलें, अच्छा भाई आगे बोला कि देयर हैड आल्सो बीन इंस्टेंसेस व्हेन यंग गर्ल lured by romance had run away from their homes and had been deserted by their lovers after the honeymoon. देयर हैड बीन आल्सो इंस्टेंसेज, वहाँ पर और भी ऐसे कुछ उदाहरण देखने को मिले कि जो यंग लड़कियाँ थीं, नवयुवक लड़कियाँ, ल्योर्ड, जिनको फुसलाया गया था, बाई रोमांस, प्रेम लीला में उनको फंसा करके, हैड रन अवे, उनको भगा ले जाया गया था, फ्रॉम दियर होम्स, उनके घर से, एंड हैड बीन डिजर्टेड, और फिर उसके बाद में उनको छोड़ दिया गया था, बाई दियर लवर्स, उनके प्रेमियों के द्वारा, आफ्टर द हनीमून, उनके साथ में मौज मस्ती करने के बाद। दीज गर्ल्स यूजुअली डिड नॉट डेयर रिटर्न टू दियर पेरेंट्स, जो लड़कियाँ किसी लड़के के बहकावे में आकर के लड़के के साथ में बाहर चली गई, लड़के ने कुछ दिन बाद लड़की को छोड़ दिया, तो वो लड़की फिर पुनः अपने घर में आने की हिम्मत नहीं कर पाती है, ऐसा इसमें बताया गया है पैसेज में। द सेइंग, एक कहावत है, दैट की सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स बट फेलियर हैज़ नन, बताते हैं सफल व्यक्तियों का साथ देने के लिए हजारों लोग होते हैं, लेकिन असफल व्यक्ति के साथ में खड़ा होने के लिए कोई तैयार नहीं होता है। इस कहावत का मतलब ये है, ये आपका वो है, प्रोवर्ब है। इज़ ट्रू इंडीड, ये वास्तव में सही बात है। बेसहारा लोगों का साथ देने वाले बहुत ना के बराबर लोग हैं, सफल व्यक्तियों को सहारा देने के लिए बहुत सारे लोग हैं। वी गेट टू सी ओनली द डिस्ट्रेस्ड वीमेन, हम केवल दुखी महिलाओं को देख पाते हैं, एंड देयर चिल्ड्रेन, और उनके बच्चों को।
वाइल जबकि द मेन काज ऑफ दियर प्रॉब्लम्स, उनकी जो समस्याओं की मेन वजह है, कारण है, रिमेन्स हिडन, छिपी रहती हैं। भाई उनके साथ में ऐसी समस्या क्यों हुई, वो क्यों बेसहारा हुई, उसका रीज़न क्या है, उसको हम लोग नहीं जान पाते, वो छिपा रहता है। सो द विक्टिम्स कैन नॉट बी ब्लेम्ड ऑल टुगेदर, इसलिए जो पीड़ित महिलाएं हैं, परेशान महिलाएं हैं, उनको हम अकेले दोषी करार नहीं दे सकते हैं कि भाई पूरा दोष इन्हीं महिलाओं का है। नो, उनके साथ में धोखा होता है। अच्छा भैया, ऑफन इट इज़ सरकमस्टेंस, वास्तव में यह अक्सर परिस्थितियाँ ऐसी बन जाती हैं, दैट फोर्स देम, जो उनको मजबूर करती हैं, इनटू सच ड्रजरी, मतलब होता है कि वो ऐसी सिचुएशन में जाके ऐसी चीज़ों को फेस करें, सिचुएशन क्रिएट हो जाती है। महिलाएं या कन्याएं ऐसा चाहती नहीं कि वो ऐसा करें। दीज वीमेन, ये जो बेसहारा महिलाएं हैं, एंड गर्ल्स, जो बेसहारा लड़कियां हैं, नीड टू बी साइकोलॉजिकली स्ट्रांग, इनको चाहिए कि मनोवैज्ञानिक तरीके से अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, एंड डिटरमाइंड, और अपने आप को संकल्पी बनाएं, यानी कि निर्णय लेने की अपने अंदर ताकत पैदा करें। टू फेस डिफ़िकल्टीज विथ करेज, और साहस के साथ जो भी समस्याएं इनके सामने आए उनका मुकाबला करें। एंड गो ऑन विथ देयर लाइफ्स, और सामान्य रूप से अपनी ज़िंदगी को चलाएं, आगे बढ़ाएं। ये भैया ये पैसेज है, बड़ा अच्छा पैसेज है। संख्या कम होने लगती है तो मैं धड़धड़ा के बहुत तेज़ी से आगे चल देता हूँ। तो चलो भाई, अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है यहाँ पे कि द ओपनिंग सेंटेंस, क्या जो स्टार्टिंग जो पैसेज में दिया गया था कि नॉट ऑल दैट ग्लिटर्स इज गोल्ड, सारी चमकने वाली चीज़ें सोना नहीं होती हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ भैया कि कोई चीज़ को देख करके बाहर से कोई चीज़ आपको बहुत अच्छी लगे तो उसमें आप फंसिए मत, पहले उसके बारे में चीज़ों को समझ लीजिए। मतलब क्या कह रहा है ये? इसका मतलब हुआ कि वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड बाई अपीयरेंसेज, किसी व्यक्ति को किसी बाहरी चीज़ को देख करके धोखा नहीं खाना चाहिए। वन मस्ट नॉट बी डिसीव्ड, किसी को धोखा नहीं खाना चाहिए बाई अपीयरेंस। अपीयरेंस में होता है किसी बाहरी चीज़, दिखावा, किसी दिखावटी चीज़ को देख करके आदमी को धोखे में नहीं पड़ जाना चाहिए। ये इसका एक्चुअल मीनिंग है। ठीक भाई, आगे देखो भाई। नेक्स्ट देखो, वेयरिंग सैफ्रॉन क्लॉथ्स, केसरिया वस्त्र को धारण करना, पहनना, डज नॉट मेक वन अ सन्यासी, किसी को सन्यासी नहीं बना देता है। केसरिया वस्त्र धारण करने से कोई सन्यासी नहीं बन जाता है। इज़ अनदर वे ऑफ सेइंग, ये जो बात बोली जा रही है, मतलब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये हुआ, मैं आपको डायरेक्ट बता दे रहा हूँ कि भाई सही पूछो तो जो एक्चुअल में सन्यासी हैं उन्हीं को केसरिया वस्त्र धारण करने का अधिकार होना चाहिए, ये बता रहा है इसमें। मतलब कि सैफरन मस्ट ओनली बी वॉर्न बाई ट्रू एसेटिक्स, एसेटिक होता है सन्यासी, सन्यासी जो सही आपके सन्यासी हैं भैया, उन्हीं को सैफरन पहनना चाहिए, केसरिया वस्त्र पहनना चाहिए, इसका एक्चुअल मीनिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें। ओविंग टू दियर सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन, अपने सामाजिक और आर्थिक स्थिति के कारण, इवन द पेरेंट्स ऑफ द विक्टिम, जो शोषित महिलाएं और लड़कियां थी उनके माता पिता भी वर अनेबल, असमर्थ थे, टू हेल्प देम, उनकी सहायता करने में, बिकॉज, क्योंकि भाई किसी घर से कोई लड़की उड़की भाग जाए मान लीजिए, तो समाज में लोग चाहते हैं कि अब लड़की इनकी वापस ना आए, अगर वापस आ गई तो उसको फिर जीने नहीं देते भाई, उसको समाज से बाहर कर देंगे। यानी समाज जो है नहीं अलाउ करता है कि किसी की लड़की अगर बाहर चली गई तो दोबारा उस सोसाइटी में आए। साफ साफ लिखा गया है कि क्यों जो है माता पिता अपने बच्चियों को देखते हैं लेकिन उसको अपने घर नहीं ला पाते हैं, बिकॉज, क्योंकि दियर सोशल एंड इकोनॉमिक सिचुएशन, उनके माता पिता की जो सामाजिक और आर्थिक कंडीशन है, डिड नॉट अलाउ देम, उनको अनुमति नहीं देती है कि वो ऐसा करें, समाज उनको निकाल देगा। नेक्स्ट, सक्सेस है मैनी फादर्स बट फेलियर हैज़ नन, सफल लोगों का साथ देने के लिए बहुत सारे लोग खड़े हो जाते हैं। असफल व्यक्ति एक अनाथ व्यक्ति के तरीके से होता है, उसका कोई साथी नहीं देना चाहता है। मतलब
कि भैया ये कह रहा है कि इसमें सीधी बात आपको, नो वन ओन्स अप टू फेलियर। इसका मतलब हुआ कि कोई भी व्यक्ति एक असफल व्यक्ति का साथ नहीं देना चाहता है। इसका ये मतलब हुआ, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट, ये बोला भाई, द मेन रीज़न फॉर द मेन काज ऑफ दियर प्रॉब्लम्स रिमेनिंग हिडन। महिलाएं जो या कन्याएं जो परेशान रहती हैं, पीड़ित हैं, असहाय बेसहारा हैं, वो ऐसा क्यों हुई, उनके पीछे रीज़न क्या था जो कि छिपा हुआ, जिसको लोग नहीं जानना चाहते। क्या रीज़न क्या है कि भाई लोग जानना नहीं चाहते कि भाई ये जो बेसहारा महिला है इसके साथ में हुआ क्या, आखिर में कैसे ये इस कंडीशन पहुंची। तो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है, जो असलियत बात है, दुनिया की जो सही बात है कि नोबडी हैज़ बोदर्ड टू फाइंड आउट द रियल काज। कोई भी व्यक्ति वास्तव में असलियत को जानना ही नहीं चाहता, सोचता मैं असलियत जान जाऊंगा तो मुझे इसकी मदद करना पड़ जाएगा, इसलिए कोई असलियत को जानना ही नहीं चाहता है। तो ये हो गया आपके 25 क्वेश्चन। मॉडल पेपर को आप एक बार देख लीजिएगा, इसी टाइप में क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आप लोगों ने लास्ट तक काफ़ी साथ दिया। आज गुरु पूर्णिमा है, फिर से मैं आप सारे बच्चों को एक बार ढेर सारा आशीर्वाद देता हूं। आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद कि आप इस बार जो है एग्जामिनेशन में बेस्ट करके आएँ। हाँ, कल सुबह जो है मधुर सर की फिजिक्स की क्लास है लाइव 10 बजे सुबह। मधुर सर की फिजिक्स क्लास है मॉडल पेपर के साथ में, आना मत भूलिएगा। सारे सब्जेक्ट को आपको वॉच करना है, ज़बरदस्त बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो ठीक है, सारे बच्चों को आशीर्वाद दे करके अब मैं जो है चलता हूँ। गुरु पूर्णिमा के दिन सारे बच्चों को ढेर सारा आशीर्वाद, ब्लेसिंग्स। जहाँ रहिए खूब मस्त रहिए, पढ़ाई में व्यस्त रहिए, खूब खुश रहिए। सारे बच्चों को जय हिंद।